नमस्कार साथियों, मैं पंकज। हमारे इस यूट्यूब चैनल बुद्धम न्यूज़ में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पूरे बिहार में प्रारंभिक शिक्षक नियोजन वर्ष 19-20 को लेकर ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। और ऊहापोह की स्थिति इसलिए बनी हुई है कि अभी वर्तमान समय में बहाली को स्टे कर दिया गया है। और दूसरा नंबर पॉइंट ये है कि हाल ही में एनसीटी के द्वारा ये क्लियर किया गया है कि NIOS DLED जो है उन्हें हाई कोर्ट के रेफरेंस में, यानी हाई कोर्ट के जजमेंट के अनुसार उन्हें बहाली में शामिल किया जाए। मैं हाई कोर्ट पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। हाई कोर्ट बहुत बड़ी बात होता है। हाई कोर्ट पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा कि यदि हाई कोर्ट का ही हाई कोर्ट के जजमेंट का सम्मान करने का बात है तो उसमें एक चीज़ लिखा गया है, बहुत सारे एक्सपर्ट उसको पढ़े हैं, कि उसमें लिखा गया है आपको वही काम करना है कि जजमेंट के अनुसार, अकॉर्डिंग टू जजमेंट, कि सिर्फ और सिर्फ जो उसमें जाके केस लड़े हैं या उसमें जो पेटिशनर बने हैं 300 कुछ लोग, उन लोगों को ही इसमें शामिल करने का मतलब शामिल करने के लिए उसमें ऑर्डर दिया जाए। इस तरह का चीज़ है। खैर, हम इस पर बात बाद में करेंगे। थोड़ा सा इस बात पे चलना ज़रूरी है कि अभी पूरे बिहार के अंदर जो शिक्षक नियोजन में भाग लिए हुए उनके पास एक पेपर का कटिंग दौड़ रहा है। उस पेपर का कटिंग ये है कि आप दिसंबर 19 को लिया जाएगा, जनरल वालों को भरवाया जाएगा। तो मैं इस नौटंकी पे विराम लगाना चाहता हूँ। हम ये जानते हैं कि जितने भी सरकार में आला अधिकारी बैठे हुए हैं उनके पास या तो इस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं होता है, और नहीं तो जानबूझ के इस तरह का नौटंकी किया जाता है। दो बातें, पहला, या तो जानबूझ के नौटंकी करते हैं, और नहीं तो दूसरा, ये उनके पास इसकी जानकारी नहीं है। आप ये बताइए कि चूँकि अभी तक विभाग के द्वारा लेटर नहीं आया है तो मैं विभाग पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। विभाग पर लेटर आने से पहले जो पेपर में या जो भी हमारे आला अधिकारी इस पर स्टेटमेंट देने का काम किए हैं, उनसे इस पर डिस्कशन भी किए हैं तो बहुत बड़ा नाजायज़ काम किए हैं। डिस्कशन क्यों? आखिर जब आप डिस्कशन कीजिएगा तो दो बातें निकल के आती हैं, एज फैक्टर और सीटेट 2012 का फैक्टर। दो फैक्टर आप देखिएगा सर, आप लोग कैलकुलेशन कीजिएगा, आप लोग विद्वान हैं, समझदार हैं, समझिएगा। नवंबर 2012 में सीटेट होता है। नवंबर 2012 में सीटेट होता है, उसका रिजल्ट 27 दिसंबर 2012 को आता है। हम 27 दिसंबर को राउंड फिगर में समझाने के लिए आपको क्या कर देते हैं, चलिए राउंड फिगर में आ जाइए। हम 27 दिसंबर को 1 जनवरी मान लेते हैं, यानी 2013, यानी 13 पूरा रहेगा तो 1 साल हुआ। तो देखिएगा 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, यानी कि 19 में उसकी वैधता समाप्त होती है। तो जो कैंडिडेट, पूरे बिहार के एक भी कैंडिडेट यदि 2012 के कैंडिडेट यदि अप्लाई किए, 2012 के कैंडिडेट जब अप्लाई किए हैं तो क्या उनको बहाली से आप वंचित कीजिएगा? नंबर एक। नंबर टू, अब ये बताइए, बहुत सारे वैसे कैंडिडेट होंगे जिनका कि अगस्त सितंबर में डेट ख़त्म होने पर हुआ होगा, जैसे कि कोई एज एक्सपायर होने पर रहा होगा, मान के चलिए थोड़ा देर के लिए। अब जैसे ही आप जनवरी में दूसरी विज्ञप्ति, दूसरा तरीका से यदि आप कुछ भी छेड़छाड़ करते हैं, मैं आला अधिकारियों को भी इस चीज़ को सूचित करना चाहता हूं अपने वीडियो के माध्यम से, आप यदि थोड़ा सा भी छेड़छाड़ कीजिएगा, यदि एक दिन के चलते यदि दूसरा कैंडिडेट छूटता है तो इसका जवाबदेही कौन देगा? यहाँ तो दूसरे तरीका का नौटंकी होता है। यदि गलती सरकार से हुआ तो कोई बात नहीं, उसके लिए नियमावली बनता है। यदि कोई स्टूडेंट से गलती हो जाए तो उसको फांसी चढ़ाने तक का काम चलता है। यानी आपसे गलती हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तो उल्टा चल रहा है। जो बेटा से, यहाँ हम लोग देखते हैं कि यदि हमसे कोई गलती हो गया तो बाप जो है, मैंने बेटा का बाप जो होता है, यानी हम खुले शब्दों में बताना चाहते हैं, उसको माफ़ करता है, चाहे उसको कहता है कि छोड़ो ये अभी बच्चा। यहाँ नौटंकी दूसरा होता है। यहाँ यदि स्टूडेंट से गलती हो गया तो इसका सज़ा भोगिए, यदि सरकार से गलती हुआ तो इसका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उस पर स्पेशल नियम बन जाता है। हमको तो समझ में नहीं आता है कि आला अधिकारियों को स्पेशल समझा के बताया गया रहता है कि जानबूझ के उसको डिस्टर्ब करने के लिए कहा जाता है। पूरे नोटिफिकेशन विवाद से घिरा हुआ रहा। अब बताइए कि पूरे नोटिफिकेशन में फॉर्म भराते रहा, आवेदन पढ़ते रहा, लगातार लोग अपने अपने मांग को रखते गए, उसमें कभी ये चेंजिंग कभी वो चेंजिंग। आपके नोटिफिकेशन में पावर नहीं है, नहीं बनाने आता है, तो आप किसी स्टूडेंट्स को हायर कीजिए। जो आपको लगता है कि इस स्टूडेंट्स को हायर करने से हमारा काम बनेगा तो कीजिए। हमको लगता है कि नोटिफिकेशन छोटा सा गलती होता है तो उसको थोड़ा सा फेरबदल किया जाता है। तो जैसे लगता है कि रोड में गड्ढा है कि गड्ढा में रोड है, ये समझ में नहीं आता है। ये बात है। अब ये बताइए हमको, आगे का स्टेटमेंट ये है कि आखिर किसी कारणवश पूरे बिहार में हम लोग
उतना नियोजन इकाई में दौड़ दौड़ के फॉर्म भरे। उस समय आपके पास ये नियमावली नहीं था कि आप ऑनलाइन आवेदन ले लेते एक जगह, पूरे सीट को एक जगह दिखाते, नहीं दिखाए। क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि आपका इसमें इसमें दो चीज़ होगी, पहला फर्जीवाड़ा और दूसरा, पहला फर्जीवाड़ा और दूसरा दूसरा क्या, दूसरा ये होगा इसमें कि आप सीट बचाने के फिराक में रहते हैं कि जितना एक लड़का 25 जगह उसका मेरिट में नाम आ जाए, कहीं ना कहीं से वह पो की स्थिति हो और उसको कहीं पे नहीं लगे और सीट आपका वैकेंट रह जाए। ये कौन सा खेला चल रहा है? अभी हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि जब आपको परीक्षा नहीं लेने आता है तो परीक्षा लेने चल देते हैं। परीक्षा लेने में आपको एक्सपर्ट क्यों रखे हुए? उसको महीना देते हैं, सरकार का नौकर, यानी कहने का मतलब हम लोग जनता है, फिलहाल जनता का नौकर। जितना भी लोग हैं सर्विस करने वाले सब नौकर हैं, लेकिन यहाँ उल्टा होता है, राजाशाही का काम चलने लगता है। अब ये बताइए आप, जितना भी क्वेश्चन सेट हुआ बिहार टीटी में सब एकदम गड़बड़ सेट हुआ, उसको लेकर रिमाइंडर किया गया। अब इस रिमाइंडर के बाद अब देखिए क्या हुआ। अब समझिए, क्वेश्चन में हेरफेर हुआ तो उसको कोई टेंशन नहीं है, जो क्वेश्चन गलत सेट किया उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। अब जो गलत क्वेश्चन के बदले माने समस्या हुआ तो वो स्टूडेंट्स को होगा। उसके बाद फॉर्म भराया, लोग सब काम खत्म किया। अब माननीय उच्च न्यायालय का जजमेंट आया तो एनसीटी माने कान पर ढेला रख के सोई हुई थी, अब उसको नींद से जगा है तो आज के डेट में भेजा है, जब ये कोरोना का ये महामारी चल रहा है तब भेजा गया है। और इसी में मतलब लोगों को परेशान करने का समस्या देखिए कि जो मन में आता है निर्देश दे देते हैं। या तो हमारे जो आईएएस पदाधिकारीगण हैं, चाहे जो भी हमारे मंत्री महोदय हैं, या तो अपने बाल बच्चा के लिए हर एक नियम बन जाता है। उनके अपने बच्चों के लिए कोई समस्या का समाधान हो तो 2 मिनट में नियमावली बदलेंगे। लेकिन जब स्टूडेंट्स के प्रति हो, हम बहुत बार सचिवालय गए हैं, सचिवालय में जाने के बाद ऐसा लगता है जैसे आपको लगेगा कि कोई मतलब आवारा आदमी आ गया है, उसको एकदम डांट के भगाने का काम किया जाता है। इस तरह का भी प्रोसीजर मतलब करने का काम किया जाता है। सही बात पूछिएगा कहिएगा तो उसका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मतलब पुलिस का धौंस दिखाया जाएगा, माने हर तरह से आपको रिजिड किया जाएगा। ज़्यादा वाला ये कहे कि थाना में बंद कर देंगे, नहीं दिखाई देगा, फॉर्म भर लीजिएगा। अफसोस कब होता है लोगों को? अफसोस कब होता है? 2 प्रकार के, मैट्रिक, इंटर, बीए में कुछ कीजिए आप, यदि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अनुसार यदि आप कोई एग्जामिनेशन क्रैक नहीं करते तो आपको अफसोस जीवन में नहीं रहेगा। लेकिन अफसोस कब होता है? जब आप उस नौकरी के दहलीज पर जाके जब हटिएगा तब अफसोस होता है। वही आदमी जाके आगे चल के बहुत बड़ा मतलब कहीं ना कहीं से दिमागी बीमार पड़ता है। सरकार को, बिहार सरकार और भारत सरकार दोनों जो इस बिहार के नियोजन में अभी इंटरेस्ट ले रही है, उनसे मैं निवेदन करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि अभी भी समय है। जो भी नोटिफिकेशन है, यदि मैं हाई कोर्ट के फैसले का, जजमेंट का सम्मान करता हूँ, यदि व्यक्ति विशेष पर यदि आप देख के वोट का राजनीति करने का प्रयास कीजिएगा तो ये बहुत बड़ा विडंबना हो जाएगा। आप इस विडंबना से अलग निकलिए और एक सच्चे सिपाही की तरह, सच्चे मतलब लोगों के तरह, सच्चे मतलब एक नियमावली की तरह आप एक काम कीजिए। जो आपको यदि लेना है, चूँकि लेने पर भी हम बात नहीं कर रहे थे, यदि आपको लेना है तो बस NIOS का अगस्त से पहले, सितंबर से पहले जिसका जो रिजल्ट सीटेट का हो चुका है उसका सिर्फ फॉर्म लीजिए। अब उसके लिए आप रिक्ति बढ़ाइएगा, क्या कीजिएगा आई डोंट नो अबाउट इट। इसलिए मैं सभी बिहार के बीटेड सीटेड साथी से आग्रह करना चाहूँगा कि आप लोग अपने आप को कमज़ोर ना समझें। नियमावली के विरुद्ध यदि कुछ होता है तो हम लोग सरकार से एक दम लड़ाई लेंगे और इस पर हम लोग एकजुटता दिखाएंगे, क्योंकि हम में एकता नाम की चीज़ नहीं है। बिहार TET 1 to 5 6 to 8 खुलवाने आते हैं और हम लोग दूसरा बात करना शुरू कर देते हैं। ये सबसे बड़ी डिमेरिट है। धन्यवाद।